हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज हम आप लोगों के लिए 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन का पार्ट 14 लाए हैं, अर्थात पार्ट 14 लाए हैं। यदि आप लोग इस सीरीज का प्रीवियस पार्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। हम सारे पार्ट के लिंक को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए हैं। नहीं तो आप लोग इस वीडियो के आई बटन पे क्लिक करके भी वो सारे पार्ट आप लोग देख सकते हैं। और आप लोगों को ज्ञात होगा कि ये जो 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन कर रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस जीव विज्ञान के इस बुक से लिए गए हैं। तो आप लोगों को हमारा ये प्रयास अच्छा लगे, आप लोगों के लिए यूजफुल हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही यदि आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए और आप लोग उन सारे वीडियो को देख पाएँ बिल्कुल भी मुफ्त में। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। आज की इस वीडियो की हम शुरुआत कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस छोड़ते प्रतीत होते हैं, क्योंकि। तो आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए और उपलब्ध हो पाए तो एक नोटबुक और एक पेन लेके भी बैठिए और सारे क्वेश्चंस का जवाब आप लोग देते चलिए। इससे ये फ़ायदा होगा कि आप लोग अपने आप को जान पाएंगे, अपने आप को आकलन कर पाएंगे कि आप लोगों की तैयारी कितनी अच्छी है। ठीक है, तो देखिए हम इस प्रश्न का डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए, हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस छोड़ते प्रतीत होते हैं, क्योंकि दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है। अतः हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस छोड़ते प्रतीत होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए आप लोग हमारे साथ यूं ही बने रहिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और देखिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधे की चालनी नलिका कोशिकाओं और स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना में एक विशेष समानता होती है, बताइए वो कौन सी समानता है। तो देखिए, पौधे की चालनी नलिका कोशिका, ठीक है, और स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं में एक समानता होती है। वो क्या समानता होती है? तो देखिए इन दोनों कोशिकाओं में क्या होता है? केंद्रक अनुपस्थित होता है, अर्थात इन दोनों कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, केंद्रक अनुपस्थित होता है, अर्थात पौधे की चालनी नलिका कोशिका और स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक की अनुपस्थिति होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पर। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है, बताइए। उपयुक्त ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो लार का बेनिफिशियल नहीं है, लार का लाभ नहीं है, बताइए। तो देखिए, जो हमारे मुख में लार का स्राव होता है वो तो भोजन को निगलने में मदद करती है। जी हाँ, बिल्कुल मदद करती है। और ये लार जो होती है ये क्या हमारे शरीर में आरबीसी की वृद्धि में सहायक होती है? नहीं। तो हमारे शरीर में आरबीसी की वृद्धि में सहायक नहीं होती है लार। और ये क्वेश्चंस कह रहा है कि लार
का लाभ इनमें से कौन सा नहीं है? तो लार का लाभ तो यही नहीं है कि यह हमारे शरीर में आरबीसी की वृद्धि में सहायक होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए, लार जो होती है यह मुख तथा दांतों को साफ भी रखती है, ये भी काम करता है। हमारे मुंह और दांत को साफ रखने का भी काम लार ही करता है। साथ ही यह जो है होंठ तथा जिह्वा की गति को अनुकूलन बना करके बोलने में भी मदद करती है लार, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि लार जो है हमारे शरीर में आरबीसी की वृद्धि में सहायक नहीं होती है, अर्थात आरबीसी से इसका कोई संबंध नहीं है लार का, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चंस को भली भांति समझ पाए होंगे, बिल्कुल ही इजी वे में आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आप लोग बने रहिए। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग कौन सा है? बताइए। तो देखिए, सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग है लेंस, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, लेंस। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पर। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, एंजाइम्स होते हैं, बताइए एंजाइम्स क्या होते हैं? तो देखिए, एंजाइम्स एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, ठीक है। एंजाइम्स क्या होते हैं? एक प्रकार से प्रोटीन होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोटीन। अब देखिए, एंजाइम से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसको भी आप लोग साथ में जानते चलिए। देखिए, हमारे शरीर में जितने भी एंजाइम हैं वो प्रोटीन हैं, ठीक है। हमारे शरीर में जितने भी एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन के ही बने होते हैं, लेकिन जितने भी प्रोटीन हैं वो सारे एंजाइम नहीं होते हैं, ठीक है। और इस बात को आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि प्रोटीन जो होते हैं, प्रोटीन का यूनिट क्या होता है? तो प्रोटीन का यूनिट एमिनो एसिड होता है। अतः आप लोग जान लीजिए कि जितने भी एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, लेकिन जितने भी प्रोटीन होते हैं वो सारे एंजाइम नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गलसुआ एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है, बताइए। गलसुआ एक प्रकार के वायरल डिजीज है जो हमारे शरीर के किस भाग में सूजन पैदा करता है? बताइए। तो इस बीमारी को आप लोग अक्सर बचपन में देखे होंगे। जिस व्यक्ति को गलसुआ हो जाता है उसका सूजन जो है कान के पहले अर्थात पीछे हो जाता है, अर्थात उसे कर्णपूर्व ग्रंथि कह सकते हैं, ठीक है। तो गलसुआ बीमारी में सूजन हो जाता है कहाँ पे? कर्णपूर्व ग्रंथि में, ठीक है, कर्णपूर्व ग्रंथि में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि हैं, बताइए मानव शरीर के सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो देखिए मानव शरीर के सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है यकृत, ठीक है। कौन सी है? यकृत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आप लोग एक और पॉइंट है उसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यदि किसी क्वेश्चंस में कह दे कि मानव शरीर के दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन कह दे कि मानव शरीर के दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अग्नाशय हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, मानव शरीर के दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय हैं, और मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो यकृत हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, पाइनस हैं, बताइए पाइनस क्या है? तो देखिए पाइनस कुछ नहीं है, बस पाइनस एक प्रकार के वृक्ष होते हैं, ठीक है। पाइनस क्या है? पाइनस एक प्रकार के वृक्ष होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और पाइनस जो है किस प्रकार का बीज होता है? तो देखिए पाइनस जो है किस प्रकार के वृक्ष होता है? तो पाइनस जो है वो एक प्रकार के गाइनोस्पर्म, ठीक है, गाइनोस्पर्म प्रकार के वृक्ष हैं। अब गाइनोस्पर्म्स क्या होता है? तो देखिए गाइनोस्पर्म्स के पौधे में बीज पाए जाते हैं, ठीक है, किंतु फल नहीं लगता है उसमें। बीज किसी भी प्रकार की संरचना में बंद नहीं होता, अर्थात बीज जो होता है बिल्कुल ओपन होता है, खुला होता है पाइनस
के बीज है। और पाइनस जो हैं किस समूह से संबंधित हैं, तो गाइनोस्पर्म से संबंधित हैं पाइनस। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म पाए जाते हैं, बताइए जीवाश्म कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए जीवाश्म जो होते हैं ये अवसादी चट्टान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, अवसादी चट्टान में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, अवसादी शैल में। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ हैं, बताइए कवकों में रिजर्व फूड मटेरियल हैं, बताइए कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ क्या है। तो देखिए कवक में जो संग्रहित भोज्य पदार्थ होते हैं वो होते हैं ग्लाइकोजेन। ठीक है, क्या होते हैं, ग्लाइकोजेन होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए कवक में भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजेन के रूप में संग्रहित रहते हैं। ठीक है, तो बताइए अब अलगी में जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो किस रूप में संग्रहित होते हैं। तो देखिए अलगी में जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो स्टार्च के रूप में संग्रहित रहते हैं। किसके रूप में, स्टार्च के रूप में संग्रहित रहते हैं। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और स्टार्च को हिंदी में क्या कहा जाता है, मंड कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पर। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा वायवीय एवं अवायवीय शोषण में समान है, बताइए कौन सा है प्रक्रिया जो वायवीय शोषण एवं अवायवीय शोषण दोनों में संपन्न होता है। तो देखिए वो प्रक्रिया है ग्लाइकोसिस। ठीक है, वो प्रक्रिया है ग्लाइकोसिस जो वायवीय शोषण एवं अवायवीय शोषण दोनों में संपन्न होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्लाइकोसिस। अब देखिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, किस शैवाल का प्रयोग केल्विन व उसके साथियों ने प्रकाश संश्लेषण संबंधी प्रयोगों में प्रयोग किया था, बताइए किस शैवाल का प्रयोग केल्विन एवं उसके साथियों ने प्रकाश संश्लेषण संबंधी प्रयोग कर रहा था। तो उसमें किस शैवाल का प्रयोग किया था केल्विन नामक वैज्ञानिक ने, बताइए। तो देखिए केल्विन नामक वैज्ञानिक जब प्रकाश संश्लेषण संबंधी प्रयोग कर रहे थे तो उसमें उन्होंने क्लोरेला नामक शैवाल का उपयोग किए थे। किसका उपयोग किए थे, क्लोरेला नामक शैवाल का उपयोग किए थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा जिसका प्रयोग व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन के लिए हुआ, बताइए वो कौन सा पौधा है। तो बताइए वह पौधा, प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा जिसका प्रयोग व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन के लिए हुआ, बताइए वो कौन सा पौधा है। आप लोग इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। आप लोग यदि एकेडमिक एजुकेशन में अगर पढ़े होंगे 9th 10th में तो आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब दे पाएंगे। तो देखिए प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा कपास थे जिसका उपयोग व्यावसायिक स्तर पर किया गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे, कपास। अब अगला क्वेश्चन देखिए, लेनियस ने द्विनामकरण की विचारधारा सर्वप्रथम प्रकाशित की, बताइए लेनियस ने द्विनामकरण की विचारधारा सर्वप्रथम किस पुस्तक में प्रकाशित की जिसका राइटर भी लेनियस ही हैं। ठीक है, तो देखिए लेनियस जो है, कैरोलस लेनियस इनका फुल नेम है। इन्होंने सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक लिखी थी और इसी पुस्तक में उन्होंने द्विनामकरण की विचारधारा को प्रकाशित किए थे। ठीक है, तो वो कौन सा पुस्तक था, सिस्टेमा नेचुरी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए कैरोलस लेनियस ने 1735 ईस्वी में, ठीक है, कैरोलस लेनियस ने कब, तो 1735 ईस्वी में, ठीक है, 1735 ईस्वी में उन्होंने ये पुस्तक प्रकाशित किए थे। ठीक है, सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक जो है उनका ये पुस्तक 1735 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे और इसी पुस्तक में उन्होंने द्विनामकरण पद्धति का विचारधारा जो है उन्होंने प्रकाशित किए थे। अब देखिए कैरोलस लिनियस जो हैं इन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। ठीक है,
फादर्स ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी किन्हें कहा जाता है? तो फादर्स ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, लोहे की कमी से पत्ती में होता है। बताइए लोहे की कमी से पत्ती में कौन सी डिजीज होता है? तो देखिए लोहे की कमी से नई पत्तियों में अंतरशीरीय हरिमहीनता वाला बीमारी हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? अंतरशीरीय हरिमहीनता वाली बीमारी होता है, जो नया पत्ता निकलता है पौधे में उसमें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। पहले नई पत्तियों में अंतरशीरीय हरिमहीनता होना, ये जो है लोहे की कमी को दर्शाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, सदाबहार पौधे वर्ष भर हरे रहते हैं, क्या कारण है? बताइए। जो सदाबहार पौधे होते हैं वो वर्ष भर हरे ही होते हैं, बताइए। तो देखिए सदाबहार पौधे जो होते हैं वो वर्ष भर हरे होते हैं। और क्यों हरे होते हैं? क्योंकि उसमें एक निश्चित समय अवधि पे या निश्चित समय अंतराल पे उससे कम पौधे उस पौधे से कम पत्ते झड़ते हैं, जिसके कारण जो है उसमें हरे हरे पत्ते लगे रहते हैं और वो पौधे जो हैं हरे दिखाई पड़ते हैं। अर्थात क्या कारण है कि सदाबहार पौधे में एक निश्चित समय अंतराल पे कम संख्या में पौधे से पत्ते गिरते हैं, जिसके कारण सदाबहार पौधे वर्ष भर हरे दिखते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। एक अंतराल के बाद कम संख्या में पत्तियां गिरती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा साधारणतः वायु प्रदूषक नहीं है? बताइए उपयुक्त ऑप्शन में से कौन सा है जो वायु प्रदूषक नहीं है? तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड तो वायु प्रदूषक है ही, कार्बन डाइऑक्साइड भी वायु प्रदूषक हैं और सल्फर डाइऑक्साइड भी वायु प्रदूषक हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन बचा? जो ऑप्शन बचा वो क्या होंगे? वो वायु प्रदूषक नहीं होंगे। तो सामान्यतः हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो वायु प्रदूषक नहीं होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। और ऑप्शन डी क्या है? हाइड्रोकार्बन है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आप लोग कंटिन्यूटी के साथ बनी रहिए, हमारे वीडियो को रेगुलर देखिए, हमारे चैनल पे रेगुलर विजिट कीजिए। ठीक है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा होगा कि आप लोग 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन का डिस्कशन कर पाएंगे। जब ये सीरीज समाप्त हो जाएगा तो फिर हम आप लोगों के लिए एक और सीरीज लेके आएंगे और इसी तरह हम आप लोगों को संपूर्ण तैयारी करा देंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। और साथ ही यदि आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट बॉक्स में जाके एक कमेंट भी कर दीजिएगा। तो देखिए ये अगला क्वेश्चन है, जीन बने होते हैं, बताइए जीन्स किसके बने होते हैं? तो देखिए जीन्स जो होते हैं ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। ठीक है, जीन्स किसके बने होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब अगला क्वेश्चन देखिए, गुणसूत्रों में होता है, बताइए गुणसूत्रों में क्या होता है? तो देखिए गुणसूत्रों में डीएनए भी होते हैं, आरएनए भी होते हैं, हिस्टोन भी होते हैं तथा अहिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं। अर्थात ये सारे पाए जाते हैं गुणसूत्रों में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, दीमक लकड़ी का पाचन ऐसे एंजाइम की सहायता से करती है जो स्रावित होती है। बताइए दीमक लकड़ी का पाचन ऐसे एंजाइम की सहायता से करती है जो स्रावित होती है। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों को देने का प्रयास कीजिए। तो देखिए सहजीवी प्रोटोजोआ द्वारा दीमक लकड़ी का पाचन ऐसे एंजाइम की सहायता से करती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन
सी हो जाएगा, सहजीवी प्रोटोजोआ द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, जोंक अपने शिकार से लगातार रक्त धारा प्राप्त करता है, डैश को उसमें उड़ेल कर। तो देखिए, जोंक जो होते हैं अपने शिकार से लगातार रक्त की धारा प्राप्त करते रहता है। ऐसा क्या करता है जोंक शिकार में, बताइए। तो जोंक जो होते हैं शिकार के बॉडी में जोंक का एक अंग होता है हीरोडीन, ठीक है। इसी हीरोडीन को उड़ेल देता है, अर्थात उसमें डाल देता है अपने शिकार की बॉडी में, और रक्त की धारा लगातार वो प्राप्त करते रहता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, हीरोडीन हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो ये देखिए अगला क्वेश्चन है, पीत ज्वार का स्थानांतरण होता है, बताइए। अर्थात पीत ज्वार का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, फैलाव किसके द्वारा होता है पीत ज्वार का। तो देखिए, पीत ज्वार का स्थानांतरण मादा एंडीज मच्छर के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, मादा एंडीज मच्छर के द्वारा होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए, ये पीत ज्वार जो है, यह रोग दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के लोगों में पाया जाता है, ठीक है। पीत ज्वार जो है ये दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के लोगों में पाया जाता है, और पीत ज्वार में अचानक ज्वार आ जाता है, ठीक है, और काफ़ी तेज सर दर्द होने लगता है, चेहरा भी फूल जाता है, कुछ दिनों के बाद भयानक पीलिया रोग हो जाता है, तथा रोग की अंततः मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो आप लोग पीत ज्वार के डायग्नोस्टिक को भी समझ गए होंगे, अर्थात इसके लक्षण को भी समझ गए होंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं, तार केंद्र जिसे सेंट्रियोइड कहा जाता है, ये पाया जाता है, बताइए। तो देखिए, ये तार केंद्र जो होते हैं ये प्राणी कोशिका में पाए जाते हैं, ठीक है। किस में पाए जाते हैं, प्राणी कोशिका में पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे, प्राणी कोशा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरित लवक में झिल्ली में उपस्थित होते हैं, बताइए। प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरित लवक में झिल्ली उपस्थित होते हैं। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरित लवक में झिल्ली उपस्थित होते हैं, वो कैसा होता है। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो हरित लवक है उसमें झिल्ली जो होते हैं वो थाइलेकॉइड के उपस्थित होते हैं, ठीक है। किसके होते हैं, थाइलेकॉइड के उसके झिल्ली बने होते हैं प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरित लवक के। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है, बताइए। प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम किस रंग के प्रकाश में होती है। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है लाल प्रकाश में, ठीक है। किस में होती है, लाल प्रकाश में होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सहजीविता का उदाहरण है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन एक सहजीविता का उदाहरण है। तो देखिए, लाइकेन जो है एक प्रकार के सहजीविता का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। सहजीविता क्या होता है, तो देखिए, दो जीव जो साथ में ही रहे और दोनों जीव मिल करके एक यूनिट का निर्माण करे, ठीक है, तो उसे सहजीविता कहते हैं। अर्थात दोनों जीव जो हैं एक ही साथ भरण पोषण करे, अपना मूवमेंट करे, ठीक है, यानी उसका वृद्धि विकास एक ही जगह पे हो दोनों जीव का, उसे ही सहजीविता कहते हैं। और ये लाइकेन जो होते हैं ये जो हैं शैवाल और फंगस, ठीक है, शैवाल और फंगस दोनों जीव इसमें एकत्रित रूप से होते हैं, जिसे ही लाइकेन कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रायोफाइट्स हैं, बताइए ब्रायोफाइट्स क्या हैं, बताइए ब्रायोफाइट्स हैं। तो देखिए, ब्रायोफाइट्स एक प्रकार के उभयचर होते हैं, ठीक है। ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, एक प्रकार के उभयचर होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब बताइए उभयचर क्या होता है। तो उभयचर वैसे जीव को कहा जाता है जो अंशतः स्थल पे भी पाए जाते हैं और अंशतः जल में भी पाए जाते हैं। अर्थात वैसे जीव
जो जल और स्थल दोनों में अपना जीवन यापन करने में सक्षम हो उसे ही उभयचर कहा जाता है, अर्थात उसे एम्फीबियंस कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए ये रहा अगला क्वेश्चन। अम्ल वर्षा वास्तव में मिश्रण है। बताइए अम्ल वर्षा वास्तव में मिश्रण इनमें से किसके हैं? तो देखिए अम्ल वर्षा वास्तव में सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, राइबोसोम केंद्र हैं। बताइए राइबोसोम किस चीज़ का केंद्र हैं? तो इस प्रश्न का आप लोग सही जवाब दे पाएंगे, हमें उम्मीद है, आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोग पढ़े होंगे अक्सर। यदि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे या नहीं भी कर रहे होंगे तो आप लोग 10th 9th क्लास में भी इस क्वेश्चंस को पढ़े होंगे। तो देखिए राइबोसोम जो हैं वो प्रोटीन के संश्लेषण का केंद्र होते हैं। ठीक है, राइबोसोम प्रोटीन के संश्लेषण का केंद्र होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए ये रहा अगला क्वेश्चन। एटीपी हैं। बताइए एटीपी क्या होते हैं? तो देखिए एटीपी जो होते हैं ये उच्च ऊर्जा सहित फॉस्फेट बॉन्ड का एक अणु होते हैं। ठीक है, एटीपी क्या होते हैं? एक उच्च ऊर्जा सहित फॉस्फेट का एक अणु होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषक का सूचक है। बताइए वायु में अगर सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण फैला हुआ है तो इस चीज़ का सूचक क्या है? बताइए। देखिए यदि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण फैला हुआ है तो इस चीज़ की सूचना जो है लाइकेन दे देता है। ठीक है, कौन दे देता है? लाइकेन दे देता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, लाइकेन। अब अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे शरीर में वसा का निर्माण होता है जब। बताइए हमारे शरीर में वसा का निर्माण होता है जब। तो देखिए हमारे शरीर में वसा का निर्माण तब होता है जब यकृत तथा मांसपेशियों में ग्लाइकोजन का भंडारण पूर्ण होने के कारण हमारे शरीर में वसा का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यकृत तथा मांसपेशियों में ग्लाइकोजन का भंडारण पूर्ण हो जाता है, उसके पश्चात हमारे शरीर में वसा का निर्माण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यकृत कई कार्य करता है, उसमें एक कार्य है। बताइए यकृत जो होते हैं बहुत सारे कार्य करते हैं, उनमें से एक कार्य कौन है? तो देखिए हमारे यकृत जो हैं बहुत सारे हमारे शरीर में का कार्यभार को संभालते हैं और उनमें से एक कार्य है उपयुक्त ऑप्शन में से। बताइए कौन सा है? तो देखिए यकृत के द्वारा संपादित कार्य एक ग्लाइकोजन की उत्पत्ति भी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्लाइकोजन की उत्पत्ति। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उम्मीद है आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को सही जवाब दे पाए होंगे, इन सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर रहे होंगे और नोटबुक पे आप लोग इन सारे क्वेश्चंस का ऑप्शंस को इंडिकेट हमारे साथ करते चल रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, सर्प के 20 दंत हैं। बताइए सर्प के 20 दंत कौन सा है, या उसका नाम क्या होता है जो सर्प का 20 दंत होता है? ठीक है, तो देखिए सर्प का जो 20 दंत होता है वो दंत होता है जंभिका दंत। ठीक है, सर्प के 20 दंत को क्या कहा जाता है? तो जंभिका दंत कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, तितली पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं। बताइए तितली पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं।
तो देखिए तितली, पक्षी और चमगादड़ के पंख एक प्रकार के समवृत्त अंग हैं। ठीक है, कैसा अंग है? एक प्रकार के समवृत्त अंग हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, ओजोन दिवस मनाया जाता है। बताइए ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए ओजोन दिवस जो है ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओजोन जो है हमारे बायोलॉजिकल टर्म से जुड़े हुए हैं, हमारे मानव जनजाति से जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम की दृष्टि से। अब देखिए कुछ और महत्वपूर्ण दिवस के विषय में जान लेते हैं जो 30 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, जो 30 जनवरी को मनाया जाता है। तो देखिए 30 जनवरी को कुष्ठ निवारण दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। 30 जनवरी को कुष्ठ निवारण दिवस मनाया जाता है और 30 जनवरी को ही सूर्योदय दिवस भी मनाया जाता है और 30 जनवरी को ही शहीद दिवस भी मनाया जाता है। अर्थात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 30 जनवरी को कुष्ठ निवारण दिवस मनाया जाता है, सर्वोदय दिवस मनाया जाता है और शहीद दिवस भी 30 जनवरी को ही मनाया जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एनालिडा और मोलस्का के बीच का कड़ी है? बताइए उपयुक्त ऑप्शन में से कौन है जो एनालिडा और मोलस्का के बीच का कड़ी हैं? तो देखिए इन दोनों के बीच की कड़ी हैं वो है नियोपाइलाइना। ठीक है, वो कौन सा है? नियोपाइलाइना है जो एनालिडा और मोलस्का के बीच का कड़ी है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, हृदय स्पंदन नियंत्रित होता है। बताइए हृदय का स्पंदन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो देखिए हमारे हृदय का स्पंदन जो है ये सिम्पैथेटिक तंत्र के द्वारा नियंत्रित होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। बताइए यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। तो देखिए हमारे यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है ऑर्निथीन चक्र के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा होता है? ऑर्निथीन चक्र के द्वारा हमारे शरीर में यूरिया का संश्लेषण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑर्निथीन चक्र के द्वारा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जंतु में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है किंतु मस्तिष्क नहीं पाया जाता है? बताइए निम्नलिखित जंतु में से वो कौन सा जंतु है जिसमें तंत्रिका तंत्र तो पाया जाता है लेकिन मस्तिष्क नहीं पाया जाता है? बताइए। तो देखिए वो जंतु हाइड्रा हैं जिसमें तंत्रिका तंत्र तो पाया जाता है किंतु उसमें मस्तिष्क नहीं पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा आप लोग। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ऊष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन कौन सा है? बताइए ऊष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो देखिए ऊष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन विटामिन सी है। लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, इस ऑप्शन में तो विटामिन सी है ही नहीं। तो देखिए इन सारे ऑप्शन में से जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम दिया गया है। तो आप लोग विटामिन जितने भी हैं उन सारे विटामिन का आप लोग रासायनिक नाम जान पाएंगे, उसके बाद ही इस प्रकार के क्वेश्चंस का सही जवाब दे पाएंगे। ठीक है, तो देखिए ऊष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन वो विटामिन सी है। ठीक है, और विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, आँख का रंग किस में मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है?
बताइए आँख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है। तो देखिए आँख का जो रंग होता है ये शलाकाओं में जो उपस्थित होता है वर्णक उसी पर निर्भर करता है। ठीक है, तो शलाकाओं में जो कलर उपस्थित होता है, रजनक उपस्थित होता है, उसी पर आँख का कलर डिपेंड करता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अंधेरे में देखने की आँख की क्षमता एक बैंगनी वर्णक के उत्पादन के कारण होती है, जिसका नाम है, बताइए। तो देखिए आँख की जो देखने की क्षमता है अंधेरा में वो बैंगनी वर्णक के उत्पादन के कारण होती है और जिसका नाम होता है रोडोप्सिन। ठीक है, उसका क्या नाम होता है, रोडोप्सिन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, रोडोप्सिन। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी मूक है, बताइए इनमें से कौन सा प्राणी है जो मूक है। दीजिए आप लोग सही जवाब, ये तो इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसका सही जवाब दे पाएंगे। तो देखिए दिए गए ऑप्शन में से वो प्राणी जिराफ हैं जो एक प्रकार के मूक हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, बताइए। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन है जो सही नहीं है। तो देखिए कोशिका के बारे में वो कथन कौन सा है जो सही नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन का हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए कोशिकाओं के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, ये तो सही है। अब बताइए कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, बताइए ये सही है या गलत है, नहीं ये तो गलत है। ठीक है, ये ऐसा नहीं होता है। अब देखिए प्रत्येक कोशिकाओं में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, ये होती है, सही है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान होते हैं, ये भी सही है। तो इनमें से जो गलत है वही ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो बताइए एक क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो बताइए वो कथन कौन सा है जो सही नहीं है। तो देखिए ऑप्शन बी वाला जो कथन है वो सही नहीं है कि कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। ठीक है, तो ये गलत कोशिका के बारे में सिद्धांत है। तो कोशिका के बारे में ये गलत सिद्धांत है, लेकिन इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी ही होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कथन कोशिका के बारे में गलत है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल के लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तावित किया, बताइए वो कौन सा भारतीय वैज्ञानिक हैं जिन्होंने पादप में जल की लंबी दूरी तक गमन करने के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, बताइए। तो देखिए वो वैज्ञानिक हैं जेसी बोस, जिन्होंने पादपों में जल के लंबी दूरी तक गमन करने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, जेसी बॉस। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पादन करता है, अर्थात इनमें से कौन सा अंग है जो वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है, बताइए। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो देखिए वो यकृत हैं जो वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, यकृत हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन है, कोई भी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है, बताइए। किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है, वो व्यक्ति किसी आकस्मिक स्थिति में वो किस को ब्लड अपना दान कर सकता है, बताइए। तो देखिए ब्लड ग्रुप जिनका बी हैं वो जो है आकस्मिक स्थिति में अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं केवल ए बी ग्रुप ब्लड ग्रुप वाले को और बी ब्लड ग्रुप वाले को। ठीक है, जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होंगे या उनका ब्लड ग्रुप बी होंगे उन्हीं को ये व्यक्ति जो है अपना ब्लड डोनेट कर पाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा।
अब चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? बताइए निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो देखिए सामान्यतः हमारे शरीर में विटामिन का निर्माण नहीं होता है, ठीक है, जबकि हमारे शरीर में प्रोटीन का भी निर्माण होता है, हार्मोन का भी संश्लेषण होता है और एंजाइम का भी निर्माण होता है, जबकि विटामिन का निर्माण नहीं होता है। और इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए दिया हुआ है, विटामिन ए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, विटामिन ए, जिसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। अतः जब हमारे शरीर में विटामिन का निर्माण नहीं होता है, इसीलिए हमारे शरीर में विटामिन के संग्रह करने का स्थान भी उपलब्ध होता है, अर्थात यकृत में विटामिन ए का संग्रहण भी होता है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? बताइए निम्नलिखित गैसों में से वो कौन सी गैस है जिसका आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के लिए? तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये था आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चंस। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के बटन को भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप उनको देख पाए, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। तो आज की इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 700 तक डिस्कशन किए हैं और ये था पार्ट 14। नेक्स्ट हम पार्ट 15 लेकर आएंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 701 से डिस्कशन करेंगे, टोटल 750 तक। तो आप लोगों को हमारा ये प्रयास, हम जो ये आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, क्या आप लोगों को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, इस बात की जानकारी हमें लाइक कमेंट शेयर के माध्यम से ही दे सकते हैं। यदि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट होंगे और हम आप लोगों के लिए इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे और सारे सब्जेक्ट को आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, और वो भी बिल्कुल इजी वे में, ताकि आप लोग आसानी से समझ पाएँ। तो ठीक है, हम जो आप लोगों को कहना चाह रहे हैं वो आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। तो अंत में थैंक यू फॉर वाचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।